नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, डिप्लोमेसी के फ्रंट पे एक बहुत बड़ी घटना घटी है। कूटनीति के तहत एक बहुत बड़ी घटना घटी है जिसमें दो पुराने दोस्त सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में थोड़ी-सी खटास आ गई है। सऊदी अरब हमेशा से पाकिस्तान का सपोर्ट करता रहा है। जब से पाकिस्तान का जन्म हुआ है 1947 से, जब से पाकिस्तान का सपोर्ट सऊदी अरब ने किया है। चूँकि दोनों ही इस्लामिक कंट्रियाँ हैं, तो एक तरह से दोनों की सोच एक जैसी थी। यहाँ तक कि 1971 के वॉर में जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर हो रहा था और बांग्लादेश एक नया कंट्री बना, तो सऊदी अरब ने पूरा का पूरा सपोर्ट पाकिस्तान को दिया और बांग्लादेश के फॉर्मेशन में एक तरह से अपोज़ किया। बहुत ज़्यादा घनिष्ठ संबंध रहे और इतना घनिष्ठ संबंध थे कि इंडिया को बहुत दिक्कत आई इस्लामिक कंट्रीज़ में अपनी पकड़ मजबूत करने की, क्योंकि सऊदी अरब की पकड़ बहुत मजबूत है यहाँ पे। तो पाकिस्तान को शुरुआती सालों में, जब 1947 के बाद शुरुआती सालों में बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा सऊदी अरब जैसे कंट्री का, जिससे कि पाकिस्तान की रफ्तार अगर कहें कि इंडिया से ज़्यादा अच्छी थी तो ये कोई गलत नहीं होगा। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि वो सऊदी अरब जो पिछले साल जब पाकिस्तान के पास बहुत बड़ा आर्थिक संकट आया, आईएमएफ ने उनको पेमेंट वापस करने के लिए कहा, तो इमरान खान के कहने पर, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के कहने पर सऊदी अरब ने $3 बिलियन उनको लोन दिया था। लोन क्या, वो 3% पे लोन था, एक तरह से गिफ्ट था। साथ में और $3 बिलियन का उन्होंने कहा था तेल दिया था, जिसका कहा था कि पेमेंट आप बाद में करते रहना। मतलब $6 बिलियन की हेल्प की थी सऊदी अरब ने 2019 में। बट 2019 के जाते-जाते और 2020 के आते-आते ऐसा क्या घट गया कि सऊदी अरब ने अपना जो पैसा है, जो $3 बिलियन मांगे थे, उसमें से $2 बिलियन उन्होंने मांग लिए हैं, वापस मांग दिए कि भाई वापस करो। जिसमें से पाकिस्तान ने $1 बिलियन चाइना से उधार मांग के दे दिया है और $1 बिलियन अभी तक वापस नहीं किया है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी हैपनिंग हो रही है, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये सब जो हो रहा है ना, ये अगले 1.5-2 साल तक अब लाइमलाइट में रहेगा और आपको प्री या मेंस या इंटरव्यू में सवाल आपको देखने को मिल जाएगा इसके अंदर से। तो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में छोटा-मोटा मैंने आपको थोड़ा समझाने की कोशिश की है, बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, वीडियो थोड़ा छोटा रहेगा। लेकिन इन फ्यूचर में इस टॉपिक पे मैं और डिटेल में जाऊँगा, जिसमें से आप टॉपिक आपको समझ में बेहतर तरीके से आएगा। दोस्तों, पहले सऊदी अरब को समझते हैं। देखिए, सऊदी अरब क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले ये समझते हैं। देखिए, सऊदी अरब जब पैगम्बर मोहम्मद साहब की डेथ होती है 632 ईस्वी में, उसके बाद से पैगम्बर मोहम्मद साहब ने सऊदी अरब से ही स्टार्ट किया था, जो क्योंकि सऊदी अरब में इस्लाम के 2 सबसे बड़े धार्मिक स्थल मक्का और मदीना वहाँ पर है। तो इस्लाम की शुरुआत वहीं से होती है। पैगम्बर मोहम्मद साहब ने शुरुआत वहाँ से की। पैगम्बर मोहम्मद साहब के जाने के बाद इस्लाम को उन लोगों ने बहुत ज़्यादा फैलाया, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा और सेंट्रल एशिया हो गया या मिडिल ईस्ट में बहुत तेज़ी से फैलना शुरू हो गया। ठीक है, ऐसा इसी बीच में चीज़ें फिर डेवलप होती गई, जो अभी फ़िलहाल हमारे सिलेबस का ऐसा नहीं है कि सऊदी अरब कैसे बना, क्या हुआ। ये समझ लीजिए कि सऊदी अरब 4 हिस्सों में डिवाइडेड था। अगर मॉडर्न एरा की बात करते हैं तो सऊदी अरब 4 हिस्सों में डिवाइडेड था। 4 बड़े-बड़े प्रोविंसेस हुआ करते थे, या 4 बड़े-बड़े कबीले हुआ करते थे, समझ लीजिए। ठीक है, 1932 के आसपास, 1932 में एक इब्न सऊद नाम के एक व्यक्ति ने सऊदी अरब को एकत्रित किया, मतलब कि चारों प्रोविंसेस जीते और एक जो मॉडर्न सऊदी अरबिया, उसका फॉर्मेशन हुआ। किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया से कहते हैं हम, वो बना, जो आज का हम सऊदी अरब देख रहे हैं। अच्छा, 1932 में सऊदी अरब, जो मॉडर्न सऊदी अरब है, वो बनता है और 1938 में वहाँ पर पेट्रोलियम यानी तेल की खोज होती है, जो कि समझ लीजिए कि एक तरह से बिल्कुल एक बहुत एक बड़ी घटना थी, क्योंकि तेल और नेचुरल गैस का मिलना, इससे सऊदी अरब की इकनॉमी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ती है, बहुत ज़्यादा। तो सऊदी अरब, जो बहुत ही गरीब कंट्री हुआ करता था, अचानक से बहुत ही कम समय में बहुत बड़ी इकनॉमी बन जाता है, बहुत मालदार बन जाता है। अब सऊदी अरब में तेल निकलता है, तो जो अमेरिका है या यूरोपियन कंट्रीज़ है, इनका इंटरेस्ट सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि सऊदी अरब के पास तेल तो था, बट टेक्नोलॉजी नहीं थी कि उस तेल को कैसे निकाला जाए। तो अमेरिका ने और यहाँ तक कि ब्रिटेन ने या यूरोपियन कंट्रीज़ ने बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट किया अरब कंट्रीज़ में। ठीक है, और कहा कि हम आपका तेल निकालेंगे और आपको उसमें से कुछ परसेंटेज आपको दे देंगे। बहुत सारा प्रॉफिट इन कंट्रीज़ को हुआ है। सऊदी अरब को एज़ कम्पेयर कि जितना तेल उनके पास था, वो बहुत कम प्रॉफिट हुआ है, लेकिन वो अलग मसला है।
ठीक है। अभी समझिए कि सऊदी अरब और अमेरिका के संबंध तब से हैं जब से तेल की खोज हुई है। 1938 से बाद से अमेरिका और सऊदी अरब के संबंध बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, क्योंकि अमेरिकन जो कंपनीज थी वही सऊदी अरब से तेल निकाला करती थी यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया अमेरिका और सऊदी अरब के रिलेशनशिप। उसके बाद अगर हम विचारधारा की बात करते थे, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी है कि जो सऊदी अरब है वो एक सुन्नी कंट्री है। ठीक है, सुन्नी लोग ज़्यादा वहाँ पर रहते हैं। देखिए, इस्लाम के दो विंग्स अम्मन होते हैं, एक है शिया और एक सुन्नी। तो सुन्नी विंग का है, और सुन्नी विंग का भी जो वहाबी जो आइडियोलॉजी है उसको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। शुरुआत के दिनों में जब सऊदी अरब बना 1932 के आसपास, तो वहाँ पर वहाबिज़म का ज़्यादा था। वहाबिज़म इस्लाम का बहुत ही कट्टर एक आइडियोलॉजी वाला एक ग्रुप है। मतलब बहुत ही कट्टर और जिसे कहते हैं एक हिंसक आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं वो लोग। जिस तरह सूफ़ी जो होता है वो बहुत ही लिबरल है, वहीं से वहाबी जो है बिल्कुल अपोजिट है और बहुत ही कट्टर फंडामेंटलिस्ट एक अप्रोच रखता है। तो शुरू के सालों में तो सऊदी अरब ने अपने आप को वहाबी कहा, सुन्नी भी नहीं कहा, उसने अपने आप को वहाबी कहा। लेकिन धीरे धीरे उसने अब वहाबी से धीरे धीरे वो सुन्नी अपनी जो आइडियोलॉजी या अपना फेस बनाना उसने शुरू कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब अगर और इसका इंटरनेशनल अफेयर देखते हैं तो सऊदी अरब ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया या बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जो तालिबान, अफ़गानिस्तान में जो तालिबान आता है उस गवर्नमेंट को बहुत सपोर्ट किया। और अपने जो आसपास जितने भी जहाँ पर भी अरब कंट्रीज़ में जो विवाद चल रहे थे, जहाँ पर अमूमन शिया और सुन्नी के बीच में विवाद आता है। देखिए, इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा इसके बाद कि मिडिल ईस्ट में कौन कौन से विवाद, युद्ध चल रहे हैं, लड़ाई चल रही है, क्यों चल रही है। अभी समझ लीजिए कि दो विंग ज़्यादा हैं, एक शिया ग्रुप है, एक सुन्नी ग्रुप है। ठीक है। जो शिया लोग हैं वो ईरान में ज़्यादा रहते हैं, तो जो शिया ग्रुप हैं उसको ईरान सपोर्ट करता है, और जो सुन्नी जो लड़ाके हैं, जो ग्रुप है, उनको सऊदी अरब सपोर्ट करता है। तो दो लोग कंट्रीज़ के बीच में राइवलरी रहती है सऊदी अरब में और ईरान में, क्योंकि दोनों एक समझ लीजिए जस्ट अपोजिट हैं, शिया और सुन्नी हैं। और अगर शिया ईरान एक तरफ में है तो सऊदी अरब दूसरी पार्टी की तरफ होगा ही होगा। ठीक है। तो ये एक मिडिल ईस्ट में रहता है, शिया सुन्नी का वहाँ ज़्यादा विवाद रहता है, बवाल रहता है, और इसमें सऊदी अरब और ईरान का बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेशन रहता है इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको पहले कहा कि जो इंडिया का युद्ध हुआ पाकिस्तान से, तो उन्होंने पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट किया। साथ में अगर बात करते हैं सऊदी अरब की, कि ईरान से तो संबंध खराब हैं, साथ में एक कंट्री और है जिससे सऊदी अरब के ऐतिहासिक रूप से संबंध खराब हैं, वो है टर्की। ठीक है। आजकल आप सुन रहे हैं टर्की बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। टर्की कहीं ना कहीं एक लिबरल कंट्री से एक फंडामेंटलिस्ट कंट्री, इस्लामिक कंट्री की तरफ अपने आप को वो मूव कर रहा है। जो उनके लीडर हैं वो एर्दोगान, वो अपने आप को, वो अपनी कंट्री को इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट कंट्री की तरफ मूव करा रहे हैं अपने आप को। ठीक है। हादिया सोफिया जो पहले चर्च था, बाद में वो म्यूज़ियम बना, अब उसको मस्जिद कर दिया गया है। तो एक तरह से एक इस्लामिक फंडामेंटलिज्म का बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं वो। ठीक है। अच्छा, हुआ क्या था जब ऑटोमन एम्पायर था, यानी कि जब उस्मानिया एम्पायर था। अब देखिए, ये भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का से समय के पहले की बात है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले की बात है। समझ लीजिए कि जो आप तुर्की देख रहे हैं वहाँ पे एक बहुत बड़ा साम्राज्य था ऑटोमन एम्पायर, और ऑटोमन एम्पायर का जो मेन जड़ थी वो थी तुर्की। आज का जो टर्की है वहाँ से वो निकला था। बहुत बड़े क्षेत्र में ऑटोमन एम्पायर फैल गया था। ऑटोमन एम्पायर का और सऊदी अरब के जो किंगडम था, इनके बीच में बहुत ज़्यादा युद्ध रहा है, बहुत लड़ाई रही है। यहाँ तक कि सऊदी अरब के जो एक किंग थे उनका भी सर कलम किया था इन तुर्कियों ने अपने जब ऑटोमन एम्पायर हुआ करता, तो उस समय से ही संबंध बड़े ख़राब चल रहे हैं यहाँ से। ठीक है। अच्छा, अब हुआ ये है कि अच्छा, ईरान और या सऊदी अरब की बात करते हैं। सऊदी अरब बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल कंट्री है। इसका जो इस्लामिक कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, लगभग 50-55 इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। ठीक है। और यहाँ पर सऊदी अरब का एक मेन लीडर है, मुख्य लीडर है इसमें, और इनका इन्फ्लुएंस बहुत चलता है इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, अब जब पाकिस्तान और सऊदी अरब के संबंध ख़राब हुए हैं, इसके पीछे अभी मैं बताऊंगा कि क्या एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो इसके पीछे समझ लीजिए कि इंडिया का भी कूटनीति बहुत ज़्यादा इसमें काम आ रही है इसके अंदर। ठीक है। अब सऊदी अरब और पाकिस्तान के संबंध खराब हुए, इसमें इंडिया को क्या फ़ायदा होगा या क्या नुकसान होगा, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो मैंने आपको सिर्फ बैकग्राउंड दिया है कि ये ऐसा मोटा आपको बैकग्राउंड दे दिया। अब थोड़ा समझते हैं कि इंडिया और सऊदी अरब के बीच में संबंध जो है वो कैसे रहे हैं, या सऊदी अरब से इंडिया को क्या फ़ायदा हो सकता है। ठीक है। पहला तो बस एक जनरल सा है कि इकोनॉमी। ठीक है। सऊदी अरब इंडिया में इस समय
15वें नंबर पे है जो एफडीआई, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट करता है। सऊदी अरब से बहुत सारा पैसा हिंदुस्तान में आता है, ठीक है। तो 15वें नंबर पे, तो अपने आप में एक चीज़ बड़ी है, काफ़ी पैसा सऊदी अरब से आ रहा है। दूसरा है कि वहाँ पर इंडियंस जो हैं, जो इंडियन डायस्पोरा बहुत बड़ा है। जैसे मैं डायस्पोरा पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। मतलब कि जो इंडियन वर्कर वहाँ गए हैं, खासकर केरल के लोग या यहाँ पर अपना यूपी बिहार के लोग वहाँ पर जो जाते हैं, काम करते हैं, तो लगभग 15 लाख इंडियंस हैं वहाँ जॉब कर रहे हैं सऊदी अरब में, ठीक है। तो बहुत सारा पैसा रेमिटेंस के रूप में जो एक वर्कर हैं जो सऊदी अरब में रहते हैं वो इंडिया में भेजते हैं, जिससे इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। तो इंडिया का हमेशा इंटरेस्ट रहता है कि जो 15 लाख लोग वहाँ काम कर रहे हैं तो उनको कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि अगर उनको दिक्कत आएगी तो फिर इंडिया की इकोनॉमी को भी दिक्कत आएगी, क्योंकि वो पैसा कम भेज पाएंगे। तो इंडिया का हमेशा इंटरेस्ट रहता है और इंडिया हमेशा इस बात को देखता रहता है। तो सऊदी अरब इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है। सऊदी अरब में इंडियंस रह रहे हैं, वो लोग काम करते हैं, उसके बदले पैसा उनको मिलता है, वो जो इंडिया भेजते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपने अभी न्यूज़ सुनी होगी पिछले 6 महीने पहले कि सऊदी अरब की जो नंबर 1 तेल कंपनी है, सरकारी कंपनी अरामको और रिलायंस में, वो अरामको भी पेट्रोलियम बहुत बड़ी कंपनी है, नंबर 1 कंपनी है दुनिया की, वो और रिलायंस में आपस में एक साझेदारी हो रही है, और अरामको जो है वो रिलायंस के कुछ शेयर खरीदेगी और बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेगी, ठीक है। तो ये सऊदी अरब का जो इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में हो रहा है, ये अपने आप में समझिए कि बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। ये समझिए कि रिलायंस और अरामको अगर मिल जाते हैं तो कितनी बड़ी, रिलायंस को कितना बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, जो अभी डील फाइनल नहीं हुई है, अभी इसमें थोड़ा सा इशू चल रहा है, लेकिन फाइनल हो जाएगी। इसमें ऐसा कोई बस पेपर वर्क चल रहा है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया इकोनॉमिक की बात। अब बात करते हैं कि इंडिया सऊदी अरब के लिए फिर क्यों इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी तो चलो ठीक है, वो तो बात कर रहे हैं, लेकिन एक और फैक्टर है समझना होगा कि देखिए हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं, ठीक है, जो जनसंख्या मुसलमानों की है, वो इंडोनेशिया के बाद सेकंड नंबर पर मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर है, ठीक है। इस्लामिक कंट्रीज़ का एक ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, OIC, ठीक है। ये जो है, ये कंट्री एक संस्था जो है, ये इस्लामिक कंट्रीज़ को आपस में गठजोड़ रखता है और एक दूसरे को ये समझते हैं और एक दूसरे को हेल्प करते हैं। अच्छा, इंडिया जो है वो चाहता है कि OIC में शामिल हो जाए, लेकिन पाकिस्तान ने इसका हमेशा विरोध किया, ठीक है, क्योंकि बोलता है कि इंडिया जो है सेकुलर कंट्री है, इस्लामिक कंट्री नहीं है, तो उसने विरोध किया। इंडिया बोलता है भैया हम तो, हमारे देश में मुसलमान इतने ज़्यादा हैं तो हमें तो रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। हम दुनिया में सेकंड नंबर में सबसे ज़्यादा मुसलमान हमारे पास है, तो हमें होना चाहिए वहाँ पर। इंडिया चाहता है कि OIC में अगर पहुँच जाएगा तो फिर इंडिया पाकिस्तान की जो लॉबिंग होती है इस्लामिक कंट्रीज़ में, उसको वो रोक पाएगा, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो OIC को एक मंच के रूप में इस्तेमाल करता है, और कश्मीर के मुद्दे पे लेकर या जो भी मुद्दे पे लेकर वो इस्लामिक कंट्रीज़ को एक तरह से प्रोपेगेंडा फैलाता है वहाँ पर और उनको बहकाता है। इंडिया चाहता है कि अगर वो वहाँ पहुँच जाएगा तो वो पाकिस्तान की इस तरह की चीज़ों को रोक पाएगा, ठीक है। लेकिन अभी तक इंडिया का एंट्री पूरी नहीं है, अभी इंडिया को ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है, मतलब इंडिया वहाँ पे जाके देखता है, लेकिन अभी पार्टिसिपेशन, फुल मेंबरशिप नहीं मिली है। सुषमा स्वराज जी ने जब वहाँ पे जाके उन्होंने अपना भाषण भी दिया था, पाकिस्तान बहुत चिढ़ गया था इसको लेकर, लेकिन अभी तक फिलहाल समझे ऑब्जर्वर स्टेटस है, अभी तक फुल मेंबरशिप नहीं मिली है अभी इंडिया को, ठीक है। अच्छा, अब ये तो बहुत, अगर इंडिया वहाँ पहुँच जाता है तो 55 इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ इंडिया के संबंध और इंडिया की जो कूटनीति है, खासकर जो कश्मीर को लेकर है, मुस्लिम्स को लेकर है, तो उस प्रोपेगेंडा को बहुत अच्छे तरीके टैकल कर पाएगा, जो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये तो हो गया, आपने इकोनॉमी पढ़ ली, हमने इस्लामिक कंट्रीज़ के बीच रिलेशनशिप का पढ़ लिया कि अगर इंडिया सऊदी अरब की हेल्प के साथ अगर OIC, क्योंकि अच्छा OIC में सऊदी अरब का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, जैसे मैंने कहा कि सऊदी अरब बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, तो वो इन्फ्लुएंस रखता है इन छोटी कंट्रीज़ के ऊपर। तो सऊदी अरब जिस तरह से इंडिया की तरफ टिल्ट हो रहा है, इंडिया की तरफ झुक रहा है, तो इंडिया हो सकता है OIC में जल्दी मेंबरशिप मिल जाए, फिर इंडिया की एक ये अपने आप एक कूटनीतिक विजय होगी इंडिया की, ठीक है। अच्छा, अब जो एक मेन पॉइंट है वो समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये जो इस समय राइट नाउ जो टाइम्स चल रहा है, सिनेरियो चल रहा है, इसमें समझिए 2 पार्टी बन रही है। एक वक्त था जब हमने सुना है कि शीत युद्ध हुआ करता, कोल्ड वॉर एरा हुआ करता था, जिसमें एक तरफ कैपिटलिस्ट अमेरिका था, दूसरी तरफ कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट रशिया हुआ करता था। तो पूरी दुनिया 2 धड़ों में बटी हुई थी। उसके बाद रशिया का विखंडन हुआ, रशिया किनारे हट गया। 10-15 साल तक अमेरिका को टक्कर देने वाला कोई कंट्री नहीं थी। उसके बाद चाइना का उदय होता है। चाइना रशिया के साथ कोलैब करके, वैसे रशिया पूरी तरह से नहीं, लेकिन चाइना का कोलैब करके अमेरिका को टक्कर देने आता है। अब रशिया और चाइना दोनों ही कम्युनिस्ट कंट्री हैं, ठीक है। चाइना जो है वो इकोनॉमिकली बहुत बहुत मजबूत है, ठीक है, मिलिट्री के रूप में अभी कमज़ोर है, लेकिन इकोनॉमिकली बहुत मजबूत है वो, ठीक है।
चाइना के उदय के साथ और ख़ासकर जो 2013-14 के बाद शी जिनपिंग ने जो अपना वन रोड वन बेल्ट योजना जो चलाई है, उसके तरह से पूरी दुनिया को अपने आपस में कनेक्ट करने की जो बात वो करते हैं, जिसमें से वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं कंट्रीज़ के अंदर और एक तरह से लोन देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अमेरिका की जो हैगमनी है, यानी कि अमेरिका का जो वर्चस्व है, उसको वो टक्कर दे रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हुआ क्या इस पूरे तमाशे में, हुआ क्या कि कंट्रीज़ बढ़ गई। जैसे कि चाइना ने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान एक समय में अमेरिका का बहुत बड़ा एलाई हुआ करता था, आज भी वो नेटो का हिस्सा है, लेकिन अमेरिका की गोद में बैठा हुआ करता था। लेकिन चाइना ने इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया कि आज वो पाकिस्तान जो है चाइना का बिल्कुल पिछलग्गू बन गया है। CPEC नाम सुना होगा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें लगभग 50-55 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट चाइना कर रहा है। और अब पाकिस्तान को उम्मीद है कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आएगा तो उनकी इकोनॉमी सुधर जाएगी। ठीक है, चाइना ने एक काम और किया, चाइना ने एक ईरान के साथ कोलैब किया है, बोला है कि हम आपको $400 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे अगले 25 सालों के अंदर, और ईरान को भी अपनी तरफ मिलाने की कोशिश की है। अब चाइना, पाकिस्तान, ईरान, अगर आप मैप देखेंगे तो ये तीनों एक ट्रैक में बढ़ते हैं। तो इससे चाइना को जो है, जो एनर्जी है, वो एनर्जी जो अगले 25 साल तक है वो पूरी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि उनको स्टेट ऑफ मलाक्का से इंडियन ओशन से होकर गुजरना नहीं पड़ता, क्योंकि इंडियन ओशन में गुजरेंगे तो वहाँ पर अमेरिका है, इंडिया है, उनको रोक सकता है। तो उन्होंने एक रास्ता बना लिया कि ईरान से तेल लेंगे, गैस लेंगे और पाकिस्तान से होते हुए अपने यहाँ चले जाएंगे। तो चाइना ने पाकिस्तान को अपनी तरफ लिया, ईरान को अपनी तरफ लिया। अब ईरान को अपनी तरफ लेने के बाद पाकिस्तान को अपनी तरफ, तो जाहिर है ईरान अगर एक तरफ आया है तो वो शिया कंट्री है, तो दूसरी तरफ एक में जो टीम है अमेरिका की तरफ है, तो अमेरिका की तरफ सऊदी अरब को तो जाना जरूरी था ही। सऊदी अरब ऑलरेडी अमेरिका के पास में था, लेकिन इस चीज़ से वो और भी सपोर्ट में चला गया, अमेरिका के सपोर्ट में। ठीक है, अच्छा, अभी एक और कंट्री आई है, वो है इज़राइल। देखिए, इज़राइल का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इज़राइल यहूदी कंट्री है। इज़राइल का बहुत ज़्यादा विवाद रहा मुस्लिम कंट्रीज़ से। अब यहूदी के ऊपर मैं बनाऊंगा कि इज़राइल कैसे हुआ। फ़िलिस्तीन का मसला है, पहले यहूदियों को एक जगह दी गई, फ़िलिस्तीन कंट्री थी, 1920 के आसपास ब्रिटेन के कंट्रोल में थी। ब्रिटेन ने प्रॉमिस किया कि यहूदियों को हम जगह देंगे रहने के लिए। यहूदी ऐसे लोग थे जिनके पास जगह नहीं थी। पहली बार 1948 में एक इज़राइल नाम के कंट्री का उदय होता है। ठीक है, इस फ़िलिस्तीन में छोटा जगह मिलता है, लेकिन जो बाकी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो अटैक करते हैं इज़राइल को, लेकिन इज़राइल पहले से तैयार होता है और इज़राइल धीरे धीरे करके सबको हराना शुरू करता है और कई बार युद्ध होता है और इज़राइल हमेशा इन मुस्लिम कंट्रीज़ को हरा देता है। आज स्थिति ऐसी है कि पहले फ़िलिस्तीन के अंदर इज़राइल हुआ करता था, आज इज़राइल के अंदर फ़िलिस्तीन है। ठीक है, अच्छा, तो इसको लेकर मुस्लिम कंट्री और इज़राइल के बीच में संबंध खराब थे, लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या है कि इज़राइल की कूटनीति या इज़राइल की चीज़ों ने धीरे धीरे संबंध इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ अच्छे करना शुरू करती हैं। जिसका बहुत बड़ा एग्जांपल है कि उन्होंने UAE के साथ एक पीस पैक्ट साइन कर लिया है। अभी सऊदी अरब के साथ, सऊदी अरब ने तो उसको रिकग्नाइज़ भी नहीं किया, लेकिन इज़राइल जो है वो अमेरिका का सपोर्टर है, सऊदी अरब भी अमेरिका का सपोर्टर है। तो इज़राइल और सऊदी अरब के बीच में एक थोड़ा सा सॉफ्ट अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, तो इज़राइल, सऊदी अरब और अमेरिका आ गए हैं, साथ में इंडिया भी आ गया है, क्योंकि अमेरिका देखता है कि चाइना को एशिया में सिर्फ एक ही कंट्री रोक सकती है, वो है इंडिया। तो इंडिया को भी साथ में ले लिया गया है। तो इसीलिए इंडिया, सऊदी अरब, इज़राइल, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ये एक तरह से घेराबंदी कर रहे हैं चाइना के खिलाफ। तो अब फ्यूचर काफ़ी टेंस होने वाला है। एक तरफ अमेरिका की टीम है, एक टीम अमेरिका है जिसमें इंडिया है, और एक तरफ है टीम चाइना जिसमें पाकिस्तान, ईरान, ऐसी कंट्रीज़ हैं। तो वक्त बताएगा कि चीज़ें क्या होंगी। फ़िलहाल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको थोड़ा सा मोटा आपको आइडिया दे दिया है, क्योंकि अभी जो सऊदी अरब और पाकिस्तान के संबंध ख़राब हुए हैं, तो उस पर मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है। इसके अंदर इन फ्यूचर में जो भी बातें होंगी मैं आपको इसमें बता दूंगा। दोस्तों, ख़त्म करने से पहले अगर आप 2021 की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप एक हमारा NCERT का कोर्स स्टार्ट हुआ है, 6 महीने का कोर्स है, बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको वीडियोस, PDF, टेस्ट सब मिल जाएंगे। साथ में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेस्ट मिलेगा, जिसमें आपको डिस्कशन करते हैं, आपको समय दिया था और आप डिस्कस करते हैं इसके अंदर, वो आपको क्या आता है। 6 महीने कोर्स का मतलब इसमें करंट अफेयर्स मिलते ही आपको 90% जो सिलेबस आपका है प्री और मेंस का, उसका 90% ज़्यादा सिलेबस आपका कंप्लीट होता है। बस GS4 जो आपका एथिक्स है उसको छोड़ के लगभग हर चीज़ आपकी कवर कर दी जाती है इसके अंदर। तो इस नंबर पर 8317040152 कॉल करके आप इस कोर्स के आगे ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।